आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ मैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन है पीरियोडिक टेबल का, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। कि इंट्रोडक्शन क्या है, ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है किसकी, एलिमेंट्स की। ये एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है किसके अंदर, ग्रुप्स में भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी कि वर्टिकल वे ऑफ मैनर में, और पीरियड्स में भी एलिमेंट्स अरेंज होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में। पीरियड की लाइन ऐसी होती है, ग्रुप की लाइन ऐसी होती है, ठीक है ना। टू मेक स्टडी इजी इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या होती है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, किसके अंदर, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स टू मेक स्टडी इजी, ताकि उनकी स्टडी हो एलिमेंट्स की वो इजी रहे, ठीक है ना। कैसे स्टडी इजी रहे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो बात यह है कि इट मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजी। एलिमेंट्स की स्टडी जो सी है वो इजी बना देता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरह पीरियोडिक टेबल होता है, ये ग्रुप्स होते हैं, ये इस तरह ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं इस तरह बने हुए, ठीक है ना। और इस तरह ये पीरियड्स होते हैं। ये ग्रुप है, ये वर्टिकल, ये इस तरह क्या होते हैं, इस तरह ग्रुप होते हैं, और ये लंबे रुख में हॉरिजॉन्टली वे ऑफ मैनर में क्या होते हैं, पीरियड। अब वो कहता है कि इस ग्रुप में कोई सा भी एलिमेंट, यानी कि इस ग्रुप में फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रांसीसियम है। इस ग्रुप में आप किसी भी एलिमेंट को देख लोगे ना, किसी भी एलिमेंट को की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लोगे, यानी कि एक एलिमेंट को, सोडियम को हमने डिस्कस कर लिया, इसकी हमने बता दिया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जी +1, ठीक है ना। और इसकी, ठीक है ना, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। इसकी तो सारे एलिमेंट्स की जो सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना वो +1 ही होगी, इसकी भी +1 होगी, इसकी भी +1 होगी। यानी कि किसी भी ग्रुप में अगर आप एक एलिमेंट को डिस्कस कर लेते हो तो आप उस एलिमेंट, वो जो एलिमेंट जिस ग्रुप में मौजूद होगा ना, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को डिस्कस कर चुके हो, ठीक है ना। ये सबसे आसान वे ऑफ, इस तरह से आप एक एलिमेंट को डिस्कस करने की वजह से पूरे के पूरे ग्रुप को डिस्कस कर सकते हो आसानी के साथ, यानी कि एलिमेंट्स की जो स्टडी है उसको इजी बना देता है, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी आप आसानी से पता चला सकते हो, सोडियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप में पीरियड में बढ़ती है, कम होती है, आप आसानी से पीरियोडिक टेबल के ज़रिए से पता चला सकते हो। इसी तरीके से आगे है जी, इट मेक टू स्टडी अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। ये एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये किसी भी एलिमेंट ग्रुप में मौजूद किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को आसानी से किसी भी ग्रुप, ठीक है ना, ग्रुप में मौजूद किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को आसानी से अंडरस्टैंड करवाने में मदद देता है। यानी कि अगर आपने इस सोडियम की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया ना, तो सारे के सारे एलिमेंट्स की आपने ग्रुप के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर चुके हो, क्योंकि वो एक जैसी होंगी, ठीक है ना। इसी तरीके से इट सेव ओवर टाइम, ये हमारे टाइम को सेव करता है। किस तरह से सेव करता है कि ये देखें कि ये सोडियम है, ये सोडियम क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, ये सोडियम जब पानी के साथ रिएक्शन करता है ना, तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है जी सोडियम ऑक्साइड, फिर प्लस
हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से जो सा इसके नीचे पोटाशियम है, पोटाशियम भी जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो एक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम है। देखो सोडियम ने भी पानी के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाया है, पोटाशियम ने भी पानी के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाया। अब ये ऑक्साइड मज़ीद पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बना देगा। अब ये वाला भी ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके आगे मज़ीद बेस बना देगा। यानी कि अगर आप एक एलिमेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर जाते हो तो सारे के सारे ग्रुप में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी वैसी होंगी जैसी उस एलिमेंट की आपने पढ़ी है। ठीक है ना। अब ये आगे है जी बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आगे है जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अल-राज़ी आया, सबसे पहला साइंटिस्ट अल-राज़ी आया। अल-राज़ी एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट। इसने किया, इसने ही अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है ना। समझ आ गई आपको किस तरह से अरेंज किया। ये सबसे पहला साइंटिस्ट था। उस दौरान 25-30 ही एलिमेंट्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसने किया, उसने मेटल्स को एक तरफ कर दिया, ये मेटल यहाँ पर रख दी, सारे एलिमेंट्स जो उनसे एलिमेंट्स मेटल से ताल्लुक़ रखते थे वो मेटल एक तरफ कर दी और नॉन मेटल को एक तरफ रख दिया। ये उसका पीरियोडिक टेबल आ गया। ठीक है ना। यानी कि एलिमेंट्स को अरेंज किया उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की बदौलत। ठीक है ना। समझ आ गई आपको किस तरह से अरेंज किया। ही मेड 2 ग्रुप्स, 1 फॉर मेटल एंड 1 फॉर नॉन मेटल। फिर इसी तरीके के आगे आया डो ब्राइनर। ये डो ब्राइनर ने क्या किया, अब मज़ीद एलिमेंट्स आने लग पड़े। ठीक है ना। मेटल्स उसने 2 ग्रुप बनाए थे ना, मेटल्स नॉन मेटल्स। अब आगे मेटलॉइड्स भी आ गए। ठीक है ना। अब मेटलॉइड्स को किस ग्रुप में रखें। ठीक है ना। मेटलॉइड्स आ गए, गैसें आ गई, ये वो वहाँ पर मेटलॉइड्स आ गए, उसको किस ग्रुप में रखें। इस तरीके से यानी कि जब नए डिस्कवर हो रहे थे ना एलिमेंट्स तो उनको रखने में मुश्किल पैदा हो रही थी इन 2 ग्रुप्स में। ठीक है ना, जो इसने बनाया था राज़ी ने। तो ये एक फ़ेल हो गया। फिर आगे आया डो ब्राइनर। डो ब्राइनर ने क्या किया, और ये एक और इसकी फ़ेल होने की वजह एक और भी थी, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर केमिकल फ़िज़िकल प्रॉपर्टी तो सेम थी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस पैदा आ रहा था। ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस मौजूद था। इधर भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ रहा था, इधर भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ रहा था। सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी ही सेम आ रही थी। ठीक है ना। किसके अंदर, अल-राज़ी के पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसकी वजह से ये फ़ेल हो गया। ठीक है ना। समझ आ गई आपको। एक ये मुश्किल थी। अब डो ब्राइनर ट्राइएड आ गया। अब डो ब्राइनर ने क्या किया, ये डो ब्राइनर के ट्राइएड्स आ गए। फिर आगे आ गया डो ब्राइनर। डो ब्राइनर ने क्या किया, डो ब्राइनर ट्राइएड्स इसने ट्राइएड बनाया। इसने एलिमेंट्स को एक ग्रुप बनाया 3 एलिमेंट्स का। ठीक है ना। और उसको नाम दिया ट्राइएड। ठीक है ना। और इसने ट्राइएड का कॉन्सेप्ट दे दिया। ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएड्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड ट्राइएड। इसने कहा कि ए, बी और सी 3 एलिमेंट्स हैं। इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है। उसने कहा जब पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास की एवरेज लोगे ना, तो वो एवरेज किसके इक्वल होगा सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ये था डो ब्राइनर का ट्राइएड का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज़ द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है ना। समझ आ गई। ये है, यानी कि इसकी एग्जांपल के तौर पर लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, पोटाशियम का 39 है। ठीक है ना। अब इसका हम लो, हाँ 39 को पहले और तीसरे वाले एलिमेंट का एवरेज लो ले लिया एवरेज।
46/2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 आ गया। 23 किसका एटॉमिक मास है जी? सोडियम का। इस तरह से इसने ट्राइएड का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इस तरह से सिर्फ कुछ एलिमेंट ही अरेंज हो सके। इस ट्राइएड कॉन्सेप्ट के ऊपर सिर्फ कुछ एलिमेंट ही अरेंज हो सके, जो उनसे बाकी बच गए ना एलिमेंट्स, उनके लिए अब क्या करें? तो उन एलिमेंट्स की वजह से जो बाकी बच गए थे, जो अरेंज नहीं हो पा रहे थे ट्राइएड के अंदर, उन एलिमेंट्स की वजह से डो ब्राइनर का ट्राइएड का जो सा कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया। यानी कि वो साइंटिस्ट ने कहा ये वाला कॉन्सेप्ट जो सा है ना, ये बेकार है, इसको फारग कराते हैं। और फिर उसके बाद तीसरा साइंटिस्ट आया न्यूलैंड। उसने ऑक्टिव्स दिए, न्यूलैंड के ऑक्टिव्स। उसने ऑक्टिव्स का कॉन्सेप्ट दिया, न्यूलैंड गिव लॉ ऑफ ऑक्टिव्स, ठीक है ना। इसने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया, और उसने कहा कि हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8 एलिमेंट के बाद रिपीट होगी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? यानी कि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8 एलिमेंट के बाद जो सा एलिमेंट होगा ना, उस एलिमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच होगी। उसने ये वाला लाभ दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स रिपीटेड आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट। इसने म्यूजिकल नोट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, इस तरह से उसने अरेंज किया। उसने कहा ये लिथियम की प्रॉपर्टी जो सी है ना, ये 8 एलिमेंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 एलिमेंट 8वें एलिमेंट से मैच होंगी। सॉरी, मैंने कहा 8 एलिमेंट के बाद नहीं, 8वें एलिमेंट से मैच होंगी। यानी कि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है ना, 8वें एलिमेंट से मैच होगी। यानी कि बेरिलियम है, बेरिलियम से आगे 8वां एलिमेंट कौन सा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां आ रहा है ना, इसके साथ मैच होंगी। फॉर एग्जांपल लिथियम और सोडियम, लिथियम के भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद 8वां एलिमेंट कौन सा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां ये आ रहा है ना, तो इसके साथ रिपीट होंगी। यानी कि ये भी गैस हैं, ये दोनों गैसेस हैं। इसी तरीके से नियॉन और आर्गोन, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी। जो उनसे एक ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। ये दोनों गैसेस हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये क्या है? ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? न्यूलैंड के ऑक्टिव्स, यानी कि ये लॉ ऑफ ऑक्टिव्स की पर भी कुछ एलिमेंट्स ही उतरे, जो उनसे बाकी बच गए ना एलिमेंट्स, वो नहीं उतर रहे थे लॉ ऑफ ऑक्टिव्स के ऊपर। तो ये वाला जो उनसा लॉ था ना न्यूलैंड का, ये भी साइंटिस्ट ने कह दिया जी ये भी फारिग है, ठीक है ना। कुछ एलिमेंट्स ही ऑक्टिव्स लॉ को फॉलो कर रहे थे, जो उनसे बाकी बच गए थे एलिमेंट्स, वो लॉ ऑफ ऑक्टिव्स को ऑब्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो साइंटिस्ट ने कहा ये उनसा न्यूलैंड का ऑक्टिव है ना, इसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इन्होंने साइंटिस्ट ने इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर आगे मेंडलीफ आया, उसने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, ठीक है ना। वो आगे की बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।